हाँ तो हमारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई जो अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन जान चुका था और आज के वीडियो में जो हम लोग जानेंगे समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार होता है, उसको आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। ठीक ना। चलिए वीडियो में बिना देर किए हुए हम लोग आज इस टॉपिक पे चलते हैं कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है। आज हमारा टॉपिक रहेगा समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए, समांतर क्रम में जो हमारा फिगर होता है कुछ इस प्रकार से बनता है। मैंने फिगर को बना दिया। समांतर क्रम में फिगर इस प्रकार से होता है और मैंने आपको बता दिया था कि समांतर क्रम में जो होती हैं धाराएं अलग अलग होती हैं और विभवांतर जो होते हैं समान होते हैं। ठीक ना। चलिए, इसके बारे में आपको सिद्ध करने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा। लिखेंगे समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, तो लिखना पड़ेगा आपको, इस क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार करते हैं कि इस क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार करते हैं कि इसके सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धाराएं अलग अलग होती हैं। देखिए, प्रतिरोध जो इसमें धाराएं अलग अलग होती हैं तथा इनके सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। ठीक। समांतर क्रम में जो होता है धारा अलग अलग होता है, लेकिन जो विभवांतर हमारा होता है समान होता है सभी प्रतिरोधों में। ठीक ना। अब बात करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके चित्र को देखेंगे। लिखेंगे क्या चित्र में क्या देखेंगे, ए और बी। देखिए, चित्र में ए और बी के बीच तीन क्या है, तीन प्रतिरोध R1 R2 R3। देखिए, ए और बिंदु ए व बी के बीच तीन प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम में जोड़ा गया भाई। ठीक है, ये तो आसान है, लिख ही लेंगे। जिसमें क्या है, और बैटरी द्वारा V वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित किया जा रहा है और यहाँ बैटरी लगा है जिसमें से V वोल्ट का विभवांतर क्या प्रवाहित हो रहा है इसमें परिपथ में। ठीक। प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है जिससे धारा अलग अलग हुई। प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो भाई इसमें धारा अलग अलग होगी, किंतु विभवांतर जो होगा विभवांतर समान होगा। समान सभी जगह पे विभवांतर समान होगा। अब समझिएगा आप लोग क्या, इस फिगर से मान लीजिए बैटरी द्वारा यहाँ पर क्या है, जोड़ा गया इसको और इसमें से विभव निकल रहा है। विभव निकलेगा तो विभव सब में समान जाएगा। इस सभी प्रतिरोधों में जो विभव जाएगा समान जाएगा। लेकिन जब इससे धारा निकलेगा, यहाँ से धारा आई जा रहा है, तो जो धारा आएगा यहाँ पर तीन भागों में बट जाएगा। देखिए, एक भाग में I1 में बटा है, एक I2 में, एक और I3 में। सभी प्रतिरोधों में अलग अलग धारा बह रही है, किंतु यहाँ पर आने के बाद फिर वही धारा I1 I2 I3 एक बिंदु पर मिल रहा है और तीनों मिलने के बाद पूरा पूरा I बन जा रहा है धारा, और ऐसे यहाँ पर चलाया जा रहा है। ठीक, ये हमारा कुंजी है। इसी प्रकार से हम लोग इसका संयोजन करेंगे। चलिए, इसके आगे क्या करेंगे बताते हैं आपको। इसके आगे हम इसको इरेज कर देते हैं और आगे क्या लिखेंगे बता रहे हैं। इतना आप लोग को समझ गया होगा। एक बार और जान जाइए क्या होता है समांतर क्रम में। इस क्रम में प्रतिरोध का संयोजन इस प्रकार करते हैं कि इसमें सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़ देते हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों में धाराएं क्या होती हैं, अलग अलग होती है, लेकिन विभव के विभवांतर क्या होती है, समान होती हैं। उसके बाद चित्र में क्या है आप जानिए। चित्र में यही लिख देंगे, बिंदु ए और बी के बीच क्या तीन प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 जो किसमें समांतर क्रम में जोड़े गए, जिसमें धाराएं क्या अलग अलग हैं और जो हमारा विभवांतर है समान है। ठीक, उसके बाद इतना लिखने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि इसके आगे कुछ और लिखना है। अब चलिए, इसके आगे क्या लिखना है आपको, ये इतना तो लिखना है, प्रूफ कर रहे हैं आप भाई कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है। ठीक ना। इसके बाद लिखना है, यदि प्रतिरोध में बहने वाली धारा क्रमशः, लिखना क्या है, उसके बाद आपको फिगर नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि उसी समझना है। लिखना है, यदि प्रतिरोधों में बहने वाली धारा क्रमशः क्या हो, I1 हो कामा I2 हो कामा I3 हो, तो यदि प्रतिरोधों में बहने वाली धारा क्रमशः I1 I2 I3 हो तो देखो भैया, तो प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा, तो लिखेंगे यहां पर, तो लिखेंगे वहां पर, तो प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा
R1 में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, यानी I बराबर हमारा क्या हो जाएगा। पहले भाई यहां से समझो आप लोग कि हम लोग जानते क्या है ओम के नियम से कि V बराबर होता है I इंटू आर। अगर I की वैल्यू निकालें तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आर हो जाएगा ना, V अपान आर। तो पहले प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा यानी I बराबर क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा। तब I नहीं लेंगे, यहाँ पर अलग अलग धाराएं हैं तो I1 पहले के लिए I1 बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V अपान आर होता है, लेकिन यहाँ I1 है और I1 के लिए हम लोग R1 लेंगे तो यहाँ V अपान क्या हो जाएगा, विभवांतर भाई सब में समान है तो V ही रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा V अपान R1। ठीक है, प्रतिरोध R1 में बहने वाली धारा, उसी प्रकार क्या प्रतिरोध R2 में बहने वाली धारा जो हो जाएगी हमारा क्या हो जाएगी, I2 बराबर तभी आ जाएगा यहाँ पर, यानी I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा, प्रतिरोध R3 में बहने वाली धारा क्या हो जाएगी, R3 में जो हमारी बहने वाली धारा हो जाएगी यानी I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R3। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होगा कि प्रतिरोध R1 में बहने वाली जो धारा होगी हमारा क्या होगा, I1 बराबर V अपान R1 हो जाएगा। R2 में बहने वाली धारा I2 बराबर V अपान R2 हो जाएगा। I3 में बहने वाली धारा V अपान R3 हो जाएगा। इतना तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, इतना आप लोग जान रहे होंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब परिपथ में बहने वाली कुल धारा क्या होगी हमारी। देखिए, इसके बाद लिखेंगे परिपथ में बहने वाली कुल धारा। यहाँ क्या लिखेंगे, चलो लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद परिपथ में, गलती लिखा रहा है, परिपथ में बहने वाली कुल धारा, परिपथ में बहने वाली कुल धारा यानी I। कुल धारा क्या आ जाएगी, I बराबर क्या आ जाएगी, कुल धारा टोटल धारा हमारा I है, लेकिन यहां पर जाकर बट जा रहा है तीन भागों में, I1 I2 I3। अगर इन्हीं तीनों को जोड़ दे तो हमको I मिल जाएगा ना, यानी I बराबर क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि कुल धारा यहां से निकलेगा I बराबर क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों को जोड़ देंगे भाई तो कुल धारा हमको मिल जाएगा ना। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, हम लोग लिखेंगे, हम लोग जानते हैं ओम के नियम से, हम लोग क्या जानते हैं, ओम के नियम से हम लोग क्या जानते हैं कि I बराबर जो हमारा V बराबर होता है I इंटू आर होता है, V बराबर I इंटू आर। लेकिन अगर I निकालें तो I बराबर क्या आ जाएगा, V अपन आर, इसके नीचे चला जाएगा, यानी I बराबर हमारा हो जाएगा V अपन आर। इस I की जगह हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, V अपन आर। ठीक है ना। चलिए, कहाँ लिखे यार भाई, जगह नहीं बच रहा है। चलिए, ऊपर वाला आप लोग लिखे, चलिए इसके नीचे लिखते हैं। देखो भैया, इतना थोड़ा समझिएगा कि ओम के नियम से V बराबर होता है I इंटू आर, तो I की जगह लिख सकते हैं हम लोग V अपन आर। इतना समझ रहे हैं ना, इसी को इरेज कर रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा, भूलिएगा मत। चलिए, अब इस I के जगह हमको क्या लिखना था, I की जगह हमको लिखना था V अपन आर, इसको यहाँ पर लिखना था V अपन आर बराबर I1 का मान, यहाँ से I1 का मान क्या है, V बट्टे R1 प्लस I2 का मान क्या है, V बट्टे R2 है ना, प्लस I3 का मान क्या है, V बट्टे R3। भैया V सब में ऊपर समान है ना, V बट्टे R बराबर V ऊपर अगर सब में कॉमन ले लूं बचेगा क्या, 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3 है ना। अब इस V से V कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3 बचेगा, यही ना बचेगा। देखिए, 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2, 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। लो भैया, इसी प्रकार से होता है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। कैसे होता है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, तो 1 बट्टे R बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। ये हमारा होता है समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र। इसका भी हम लोगों ने क्या कर चुका है, निगमन कर चुका है। ठीक ना। चलिए, हम लोग जान चुके हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है और समांतर क्रम में। ठीक ना। अब हम लोग को न्यूमेरिकल लगाते समय कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध किस प्रकार से जोड़ते हैं और समांतर क्रम में प्रतिरोध को किस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक ना।
चलिए इस पे हम लोग क्या करें, एक प्रश्न लगा ले क्या। चलिए नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में जब आएंगे तो हम प्रश्नों को लेकर आएंगे। चलिए तो चलिए ठीक है भाई, आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है और कैसे उसका प्रूफ करते हैं कि उसका सूत्र क्या होता है। और भैया ये फिगर आप लोग देख लीजिएगा, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को पहचानने का। देखिए श्रेणी क्रम में रहेगा तो क्या होगा, धारा समान होगी लेकिन विभवांतर अलग अलग। अगर समांतर क्रम में है तो धारा अलग होगी और विभवांतर समान होगी। ठीक, ये जानने के लिए आपका टिक था। चलिए फिर से भैया जब हम अब अगले वीडियो में आएंगे तो न्यूमेरिकल अपना पार्ट, न्यूमेरिकल जो पार्ट हमारा चल रहा था पार्ट 3 लेकर आने वाले न्यूमेरिकल का, फिर से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए भैया इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।